जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ जो माध्य, माध्यिका और बहुलक हैं उनसे संबंधित जो परिभाषाएं हैं उन्हें पहले से लिख रखा है। तो हमें यहाँ थोड़ा जल्दी हो जाएगा लिखने से। तो देखिए, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। सर्वप्रथम हम समझेंगे माध्य। माध्य अर्थात वह मान जो पदों के योगफल में पदों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है। माध्य का यहाँ लिखा हुआ है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हम इसे औसत भी कह सकते हैं। अब माध्य पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम क्रमिक रूप से पढ़ेंगे। माध्य पर आधारित जो प्रथम प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हैं आंकड़े। जब आंकड़े दिए हों तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम बिल्कुल औसत की तरह करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आंकड़ों की जो संख्या है वो यहाँ कितनी है, 1 2 3 4। तो हम इन चारों आंकड़ों के योग में 4 से भाग दे देंगे। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या सूत्र लिखा ही है, योग करेंगे। इनकी संख्या 4 है, इसलिए हम 4 से भाग दे देंगे। इस प्रकार का 1 नंबर का प्रश्न माध्य पर बन सकता है जो कि आंकड़ों पर आधारित तो होता है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें माध्य में प्राप्त होता है अगला, ये माध्य का प्रतीक चिन्ह है। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न हैं वो सारणीबद्ध प्रश्न होते हैं। सारणीबद्ध अर्थात इस प्रकार के आंकड़े ना होकर सारणी में 2 तरह से आंकड़े दिए जाते हैं। हम आगे प्रश्न में पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं प्रत्यक्ष विधि का सूत्र। जैसा कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ यहाँ सूत्र लिखा हुआ है। यहाँ सिग्मा का अर्थ जोड़ने से होता है, एक्स का जो अर्थ होता है वो वर्ग चिन्ह है, माध्यमान भी कह सकते हैं, मध्य बिंदु भी कह सकते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, वर्ग चिन्ह अर्थात एक्स आई निकालने का तरीका होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। इन दोनों को अभी आप सारणीबद्ध जब तरीके से हम प्रश्न हल करेंगे तो वहाँ समझ लेंगे। एफ होती है आंकड़ों की बारंबारता। हम इन सारे प्रतीक चिन्हों को प्रश्न की सहायता से बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। तो देखिए, अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ माध्य पर जो दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है माध्य पर, वो प्रश्न ये है। ये दूसरे प्रकार का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है जहां हमें x और f दोनों ही प्राप्त हैं सारणी में। हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने प्रत्यक्ष विधि में समझा था कि माध्य अर्थात सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ने से और एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स इन दोनों संख्याओं का गुणा, इन दोनों संख्याओं का गुणा। तो हम यहाँ गुणा करते हैं। सर्वप्रथम एक्स एफ ज्ञात करते हैं तो 5 का 2 से गुणा 10, 10 का 4 से गुणा 40, 15 का 6 से गुणा 90, 20 का 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 160 और 25 का 10 से करेंगे तो 250। और सिग्मा एफ का अर्थ है कि आपको f के मानों को जोड़ना है, बारंबारताओं को जोड़ना है। तो हम इन सब को जोड़ लेंगे। इन सब का जो योग है वो हमें कितना प्राप्त होता है, 75। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, जैसा कि हमने x और f पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, अब हम इनका योग ज्ञात करेंगे। तो योग हमें प्राप्त होता है, इन सब को जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 550। हम इन्हें सूत्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। सिग्मा एफ एक्स के यहाँ सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ के स्थान पर सिग्मा एफ हमने व्यवस्थित कर दिया है। जब हम इस संख्या को इससे भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 7.33, 7.33। अगर आप इसे छोटा करना चाहें तो आप इसे 25 से काट कर छोटा भी कर सकते हैं। 25 का भाग इसमें 3 बार और यहाँ 25 का भाग हम देंगे तो 25 दूनी 50, 5 यहाँ शेष बचेगी जो कि आगे चल के 0 लेने पर 50 हो जाएगी और 25 दूनी 50। 3 का इसमें भाग 7 बार 21 हो जाएगा, शेष बचेगी 1। जब दशमलव लगाएंगे हम दशमलव तो 1 पर 0 आ जाएगा और 10 में 3 का भाग देंगे तो ये 3 बार। अब
हमें आंसर प्राप्त हुआ है 7.33। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर माध्य का अगला जो प्रश्न है इसी विधि से वो है वर्ग अंतराल वाला प्रश्न। देखिए माध्य पर 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। इससे पहले मैंने पहले प्रकार का जो प्रश्न है, प्रथम प्रकार का जो प्रश्न है वो आपको ये पढ़ाया है आंकड़ों का। दूसरे में हम पढ़ते हैं सारणीबद्ध तरीके से प्रश्न आता है, और इसी क्रम में आगे सारणीबद्ध जो प्रश्न हैं वो है वर्ग अंतराल से संबंधित प्रश्न। हमें यहाँ 2 मान दिए होते हैं, एक तो दिए होते हैं वर्ग अंतराल और दूसरे दी होती है बारंबारता f। अन्य मान जो सूत्र के हिसाब से हैं वो हमें प्राप्त करने होते हैं। तो उन्हें प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसा कि हमने वर्ग अंतराल को और बारंबारता को बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसा प्रश्न में यहाँ दे रखा है। अब ये कहाँ से आए, तो देखिए यहाँ जो xi है, जिसे मैंने आपको शुरू में बताया था, जैसा कि यहाँ समझाया था कि ये वर्ग चिन्ह का जो मान है वो x है और माध्य मान भी हम इसे कहते हैं। तो ये जो वर्ग चिन्ह है वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं, यहाँ हमें 5 कैसे प्राप्त हुआ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पहले ही सॉल्व करके रखा है 3 मानों को कि हमें क्या करना है, उच्च सीमा और निम्न सीमा का योग करना है। उच्च सीमा देखिए यहाँ ये क्रम के हिसाब से सही नहीं लिखी है, यहाँ पहले 10 होना चाहिए था फिर 0। उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम जोड़ देंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा का योग बटे 2। तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों 10, और 10 में जब हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम 10 और 20 को जोड़ते हैं तो ये 30 प्राप्त होते हैं, 2 का भाग देने पर ये 15 आ जाएगा। 20 और 30 को जोड़ते हैं तो ये 50 हो जाते हैं, 2 का भाग देंगे हम इसमें तो ये 25 हो जाएगा। ये वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का सूत्र है। कभी कभी वो 1 नंबर का प्रश्न यहीं से पूछ लेता है कि इस वर्ग अंतराल में निम्न सीमा क्या है, तो भैया यहाँ जो ये छोटी संख्या है वो निम्न सीमा कहलाती है और बड़ी संख्या जो है वो उच्च सीमा कहलाती है। हम इसी क्रम में इन दोनों को जोड़ते हैं, 70 होते हैं, 70 का आधा करेंगे तो 35 आ जाता है। इसी प्रकार से हमने सारे जो वर्ग चिन्ह हैं वो प्राप्त कर लिए हैं, जितने वर्ग अंतराल थे उतने ही वर्ग चिन्ह हैं। अब साधारण सूत्र में लिखा हुआ है सिग्मा fx। fx का मतलब है f और x का गुणा, तो इनका गुणनफल हमें प्राप्त करना होगा पहले। तो 5 का 7 से गुणा 35, 15 का 8 से 120, 25 का 12 से गुणा 300, 35 का 13 से गुणा 455 और 10 का 45 से गुणा 450। अब सूत्र में तो सिग्मा fx है तो हमें इन्हें जोड़ने की आवश्यकता होगी। तो 10 की 0 1, 3 और 1 4, हासिल की 1 4 हो गए, 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 5 16 की 6 हासिल 1 आ जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 1 हासिल का और 1 ये 2, 3 और 2 5, 5 और 4 9 और 4 13। उसी प्रकार हमने f को भी जोड़ना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सूत्र में स्पष्ट है कि सिग्मा f, इसीलिए हमने f को भी जोड़ कर रखा है, 50 होंगे f। अब हम अपनी बारंबारता से यहाँ इस संख्या में भाग देंगे और भाग देते ही 0 से 0 कट जाएगा और 5 का भाग 136 में देने पर हमें प्राप्त होता है 2.72। तो इस प्रकार से माध्य पर आधारित 3 प्रश्न हैं। एक पहले मैं समझाया था आंकड़ों वाला, दूसरा प्रश्न ये है, ये दूसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न ये है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तीनों को हमने बारी बारी से समझा है। अब आगे फिर विचलन क्या होता है, पग विचलन क्या होता है, तो वो कोई अलग से विधि नहीं है, केवल इस विधि का वो सरलतम रूप है ताकि हम गुणा और भाग बड़ी आसानी से कर सकें। तो इस प्रत्यक्ष विधि में जब हमें f और x के मान इतने बड़े प्राप्त हो जाते हैं कि हम गुणा और भाग करने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, तो हम फिर आगे चलकर उन कल्पित विधि या पग विचलन विधि का उपयोग
करते हैं। कल्पित और पगविचलन विधि के द्वारा प्रत्यक्ष विधि वाले इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ 15 का गुणा तो आसानी से हो गया, लेकिन हमें थोड़ी सी कठिनाई हुई इस गुणा में। तो इन गुणाओं को सरल करने के लिए ही अगली जो 2 विधियाँ हैं वो अलग से विधि नहीं है, केवल अलग से सूत्र हैं। अब उन सूत्रों को हम देखेंगे। तो देखिए, पहला है कल्पित माध्य विधि। केवल प्रत्यक्ष विधि में गुणाओं और भाग की बड़ी संक्रियाओं से बचने के लिए हम इन विधियों का उपयोग करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ हमने सूत्र लिख रखा है पहले से ही कि a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ। इन सभी मानों को हम उदाहरण के द्वारा बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इन्हें ये थोड़ा से कठिन जटिल से लगते हैं कि ये क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है, लेकिन इतने कठिन इन पर आधारित प्रश्न नहीं है। प्रश्न बहुत सरल होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले वाला वही सवाल है। अब देखिए, जब डी आई के जो मान हैं वो x में से एक निश्चित संख्या घटाने पर प्राप्त हो रहे हैं, और आप देखेंगे यहाँ तो हम हर बार 25 ही घटा रहे हैं। तो हमारा जो a है, a इसे हम कहते हैं कल्पित माध्य। यह जो a है यह हमारा कल्पित माध्य है। a कल्पित माध्य है, अर्थात एक्स आई का कोई भी मान हो सकता है, परंतु सुविधा के लिए हम मध्य की एक्स आई लेते हैं। आप इसे इससे बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन हम इस विधि का उपयोग क्यों कर रहे हैं? ताकि ये सरल हो सके। अब बाहर से मान लेंगे तो यहाँ क्रम बिगड़ जाएगा, तो हमें जोड़ने और घटाने में वही दिक्कत आएगी जो इससे पहले वाले प्रश्न में आ रही थी। जैसे कि इसका गुणा हम इससे कर रहे हैं, अब घटाने को तो हम यहाँ a में से 100 भी घटा सकते हैं, मगर उससे क्या होगा, फिर वही बड़ी संख्या प्राप्त होगी। गुणा करने में फिर हमें दिक्कत होगी। इसीलिए हम जो चुनने का जो तरीका है वो कल्पित माध्य हम चुनते हैं, इन्हीं मानों में से किसी एक मान को लेते हैं, क्योंकि ये मान एक क्रम से प्राप्त होते हैं हमें, और इन्हें घटाने पर एक क्रम से संख्याएं प्राप्त होती हैं जो जोड़ने और घटाने में बहुत सरल होती हैं। इसीलिए हम इनमें से सदैव मध्य की संख्या चुनते हैं, जो ना ज़्यादा छोटी होती है और ना ज़्यादा बड़ी होती है, जिससे यहाँ जो संख्याएं हैं वो एवरेज प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम बड़ी आसानी से घटा और जोड़ सकते हैं। तो देखिए, हम डी आई की सारणी प्राप्त करते हैं। डी आई कैसे प्राप्त करते हैं, विचलन कैसे प्राप्त करते हैं, डी आई अर्थात विचलन कैसे प्राप्त करते हैं। तो 5 में से मैंने कल्पित माध्य माना है, 25 को माना है, इनमें से 25 को हमने कल्पित माध्य लिया है, ये बीच की संख्या है। अब इस 25 को 5 से घटाया, 20 बचे माइनस के, 15 से घटाया माइनस के 10, 25 को 25 से घटाइए 0, 35 से 25 को घटाइए 10 आएगा। जब 35 में से हम 25 को घटाएंगे, 35 में से हम 25 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो 10। ऐसे ही 45 में से 25 को घटाएंगे तो आपको 20 प्राप्त होगा। और सूत्र में हमें क्या ज्ञात करना है, एफ आई और डी आई। तो एफ आई और डी आई का अर्थ है एफ और डी के गुणा। तो 7 का गुणा हम 2 से करते हैं, 14 हो जाता है, और 0 ये लग जाएगी पीछे, तो माइनस के 140 हमें प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 10 का गुणा 8 से, यहाँ ध्यान रखें आपको x से गुणा नहीं करना है, f से करना है। तो 10 का गुणा 8 से 80। अब 0 का गुणा आप किसी भी संख्या से करिए 0। अब देखिए, पहले हम अगर प्रत्यक्ष विधि से करते तो 35 का 13 से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे इसके लिए पेन चलाने की आवश्यकता है, साधारण रूप से मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो लेकिन इसे देखिए, 10 का गुणा 13 से तुरंत हो गया 130, 0 ही तो लगाना है हमें। जैसे 200 का गुणा इस 10 से तुरंत हो गया 200, इस 20 का गुणा 10 से तुरंत 200 हो गया। अब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हम ऋणात्मक संख्याओं का योग अलग करते हैं, तो ऋणात्मक संख्याएं 220 प्राप्त होती हैं और धनात्मक संख्याएं 303 प्राप्त होती हैं, 30 प्राप्त होती हैं, 330। अब हम इन संख्याओं का जब योग करते हैं तो घटकर ये 110 बचती हैं, और हम इसे सिग्मा एफ आई डी आई के स्थान पर व्यवस्थित लिख देते हैं।
सिग्मा एफ कितना है, उतना ही पहले भी जोड़ा था हमने इससे, तो ये 50 है। 50 का इस संख्या में भाग देंगे और हमारा कल्पित माध्य जो ए है वो कितना है 25, 0 से ये कट जाएगी और ये आ जाएगा हमारा, इन्हें जोड़ने पर 27.2। देखिए यहाँ 27.2 है, इससे पहले जब हल किया था तब भी ये 27.2 था। अर्थात प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, दो अलग अलग तरीके हैं माध्य ज्ञात करने के, मगर उत्तर कभी भी नहीं बदलेगा। केवल इन गुणाओं की जटिल प्रक्रियाओं से, गुणाओं की जो जटिल प्रक्रियाएं, इनसे बचने के लिए हमने कल्पित माध्य का उपयोग किया है। अब कल्पित माध्य की ये जो विधि है ये बहुत अच्छी विधि है। इससे आगे इसी प्रश्न को 3 विधियों से हल कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को प्रथम विधि से हमने हल किया है, ये प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि है और इसी प्रश्न को हल करने की अगली जो विधि है वो है पग विचलन विधि। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए अगर हमें ये मान अगर बड़े लग रहे हैं कि नहीं साहब हम ये मान तो बहुत बड़े हैं, हम इन गुणाओं को भी करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इन मानों को और सरल करने के लिए हमने किसका उपयोग किया है, पग विचलन विधि का उपयोग किया है। पग विचलन विधि के अंतर्गत क्या है, पग विचलन विधि का जो सूत्र है वो सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच है। ये भाई एच क्या होते हैं, यू आई क्या होते हैं। यू आई देखिए आपको ये कहीं लिखा नहीं है, एनसीईआरटी की जो 10th की किताब है उसमें बेसिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि यू आई जो होता है वो एक नया विचलन होता है, एक नया विचलन। यू आई के लिए ऐसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखा है आपको x से a के मान घटाकर और h का क्या देना है, भाग देना है। h क्या होती है, तो भैया ये वर्ग माप होती है। यू आई के मानों का एक वहनिष्ठ गुणनखंड होती है, या फिर आप इसे कह सकते हो उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर। अभी हम नीचे प्रश्न में ऐसे बिल्कुल कंठस्थ समझ लेंगे, बहुत ही आसान विधि है ये भी, लेकिन यहाँ याद रखिए जो यू आई जो है इस प्रकार से लिखना, यू आई बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच, ये कौन सा नियम है, तो भैया ये स्केल परिवर्तन का एक नियम है। अब देखिए हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हम इस प्रश्न को पहले भी हल कर चुके हैं, वो हमने प्रत्यक्ष विधि से किया था। उसके बाद हमने इसी प्रश्न को कल्पित माध्य विधि से किया है और अब इसी प्रश्न को हल करने के लिए हम पग विचलन विधि का उपयोग करने जा रहे हैं। पग विचलन विधि में देखिए कितनी आसान विधि है ये, वर्ग और एफ लिखा हुआ है, एक्स आई हम प्राप्त कर लेंगे इन दोनों को जोड़कर। देखिए पग विचलन विधि में हम करते हैं कि एक्स आई तो हमने पहले ही बता दिया, इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों को जोड़ के आधा, इन दोनों को जोड़ के 70 और 70 का आधा 35। डी आई भी हम इससे पहले कल्पित माध्य में सीख चुके हैं कि इनमें से एक मान चुनते हैं हम, एक ए अर्थात कल्पित माध्य हम चुनते हैं। हमने पहले चुना था 25, पुनः वही लिया है, तो 25 को क्रमिक रूप से इनमें से घटाने पर हमें डी आई के मान प्राप्त होते जाते हैं। अब यू आई कैसे निकालते हैं, तो यू आई के लिए हम इनका एक वहनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं, जैसे कि आप 2 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम इन मानों को सरल करने के लिए इस विधि का उपयोग कर रहे हैं, तो हम इनका वहनिष्ठ गुणनखंड बड़े से बड़ा लेंगे ताकि ये छोटे से छोटे में परिवर्तित हों। तो हमने वह वहनिष्ठ गुणनखंड 10 ले लिया है। यदि आपसे लेना ना आए तो आप उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर भी ले सकते हैं, इन दोनों का अंतर भी ले सकते हैं। जब ये सतत हों तब उस स्थिति में हम अधिकांशतः ये सतत ही आते हैं, उस चीज़ को छोड़िए, हम इन दोनों को घटाकर h प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने इनका एक वहनिष्ठ गुणनखंड 10 ले लिया है, 10 में 2 का भाग दिया, इसमें 20 में माइनस के 2, माइनस का 1, 0 में 10 का भाग 0, 10 में एक बार, 20 में एक बार। तो देखिए कितने छोटे मान प्राप्त हो गए। अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई, तो -2 का 7 से गुणा -14, 8 का गुणा -1 से -8, 0 का आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0, 1 का गुणा 13 से 13, 2 का गुणा 10 से 20,
सिग्मा एफ आई यू आई, इन सब को जोड़ेंगे तो हमें योगफल माइनस और ऋणात्मक दोनों संख्या प्राप्त होती हैं, जो आगे चलकर घट के 11 प्राप्त हो जाती हैं। एच हम पहले ही बता चुके हैं, इनका वैनिष्ठ गुणनखंड है 10, और ए इनमें से एक संख्या है जो कि हमने 25 चुनी है, और एफ जो सिग्मा एफ आई है वो 50, इन सब का योग 50, ए 25 लिए हमने, एच इनका वैनिष्ठ गुणनखंड 10 और सिग्मा एफ आई यू आई 11। सूत्र में हम रखेंगे ए के स्थान पर 25, सिग्मा एफ आई यू आई 11, सिग्मा एफ 50 इंटू एच 10। 0 से 0 कट जाएगा, 5 का भाग 11 में देंगे 2.2 बार, और इसे 25 में जोड़ेंगे तो वही का वही 27.2। तो देखिए, जब हमने प्रत्यक्ष विधि से किया तब भी 27.2, कल्पित विधि से किया तब भी 27.2, और जब अब हम पग विचलन विधि से कर रहे हैं तब भी 27.2। तो ये माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ थीं, प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। तीनों ही विधियाँ अपने अपने स्थान पर अच्छी हैं। पग विचलन विधि से जब हम करते हैं तो यह विधि थोड़ी बड़ी पड़ती है, लेकिन यहाँ गलती बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ जो संख्याएं हैं वो बहुत छोटी प्राप्त होती हैं और गुणा बड़ी आसानी से हो जाते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे माध्यक या बहुलक।